नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। खबर गुरुग्राम से है, जहां अवैध खनन को लेकर सियासी दौर जारी है। नूंह के डीएसपी सुरेंद्र बिश्नोई की हत्या के बाद भी मेवात में अवैध खनन चल रहा है। अधिकारियों से लेकर मंत्री और मुख्यमंत्री तक को जवाब देते नहीं सूझ रहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्टिंग ऑपरेशन पर कहा कि हमें तथ्य भेजे और जानकारी सरकार के साथ साझा करें और तथ्यों पर हम कार्रवाई करेंगे। प्रदेश में किसी भी हिस्से में अवैध खनन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम अवैध खनन में लिप्त माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने अपनी ओर से पूरी सख्ती की हुई है और पूरे क्षेत्र को हमारे वहाँ जो अतिरिक्त पुलिस भेज करके भी हमने उसका एक प्रकार से नाकाबंदी सब कराई है। फिर भी आप लोग जो सहयोग करेंगे और आपने जिस प्रकार का स्टिंग ऑपरेशन किया है, ऐसी जानकारी अगर आप उनको देंगे तो उसको और सख्ती को बढ़ाएंगे। इस चीज को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, दोषी को दंडित किया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ई-बीट ऐप सिस्टम का उद्घाटन किया और 119 बाइक पर सवार ई-बीट कांस्टेबल्स को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने बताया कि ई-बीट ऐप सिस्टम से गुरुग्राम पुलिसिंग और स्मार्ट होगी, तो वहीं ई-बीट कांस्टेबल की जवाबदेही भी तय होगी। वहीं इस मामले में पुलिस आयुक्त का कहना है कि इस ऐप पर न केवल वाहन चोरों की डिटेल्स को अपलोड किया गया है, बल्कि ऐसे संवेदनशील एरिया को भी अपलोड किया गया है जहां ऐसे अपराध होने की संभावना सर्वाधिक होती है। वाहन चोरी होने की सूचना को भी इस ऐप पर अपलोड कर दूसरे इलाकों में तैनात ई-बीट कांस्टेबल को सचेत कर वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हाथ लग सकेगी। यानी साइबर सिटी में देश के उन चुनिंदा राज्यों में शुमार हो गया है जहां तकनीक की मदद से क्राइम कंट्रोल करने की दिशा में काम किया जाने लगा है। आज सीएम साहब ने स्मार्ट ई-बीट सिस्टम का उद्घाटन किया है। इसमें पहले जो हमारे बीट कांस्टेबल्स पैदल जाया करते थे बीट पॉइंट्स में, हमने इसको मोटरसाइकिल में कर दिया है और एक ऐप दे दिया है राइडर्स को। उस ऐप के थ्रू वो पंच हो जाता है कि ये हम बीट्स निर्धारित कर देते हैं। करीब 2000 से ज्यादा के बीट्स निर्धारित किए हैं पूरे गुड़गांव में, और वहां जाके जो बीट्स के लिए हम ये भी कहते हैं इस टाइम में इस बीट में उसको होना जरूरी। साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 74 में कंस्ट्रक्शन साइट की दीवार गिरने से 3 मजदूर दब गए, जिनमें से 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं तीसरे मजदूर का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। दरअसल बेसमेंट कंस्ट्रक्शन के सरियों की बंधाई का काम अकरम, आलम और मदन कर रहे थे। वहीं उनके पास की दीवार भरभरा कर उनके ऊपर गिर गई और इस हादसे में अकरम और आलम की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। हादसा हुआ, मिट्टी में दब गया, दीवार समेत मिट्टी गिर गया। मेरा भाई था अकरम, एक टीपू नाम का आदमी था, 2 आदमी मेरे गांव का था, एक आदमी पता नहीं कहाँ के रहने वाले? बिहार का। कैसे दब गए थे? मिट्टी में दब गया सर जी। गुरुग्राम को यूं तो साइबर सिटी और मेडिकल हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम के वार्ड 10 को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये साइबर सिटी का हिस्सा ही नहीं है। स्थानीय प्रशासन की उदासीनता के चलते इस वार्ड के लोग बदहाली में रहने को मजबूर हैं। यहां रहने वाले लोगों का कहना है कि इस वार्ड की गलियों में सीवर का पानी पिछले कई सालों से जमा है और ये समस्या कई सालों से बनी हुई है, लेकिन इसका सुध लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते यहाँ के निवासियों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ के लोगों की माने तो सीवर जाम के चलते गलियों में भरे पानी की समस्या से वार्ड पार्षद और नगर निगम के अधिकारियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है।
यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पिछले 5 साल में उन्होंने अपने वार्ड पार्षद की शक्ल तक नहीं देखी है। हालांकि वो लोग कई बार उनके ऑफिस में जाकर समस्या के बारे में बता चुके हैं, लेकिन समस्या के समाधान के लिए अभी तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। ये अपने भीमगढ़ खेड़ी गली नंबर 12 का हाल है जी। आप देख रहे हो यहाँ पे सीवर का पानी जो निकलने लग रहा है। मैं इसके आगे सामने खड़ा हूँ और यहीं से लोग बाग आते जाते हैं। इतना बुरा हाल है, एक ही रास्ता सभी के लिए। बार बार शिकायत करने के बाद भी ना तो निगम सुध ले रहा है, ना हमारा पार्षद सुध ले रहा है। और रही पार्षद की, आज 5 साल होने को है, अब हमने शीतल बागड़ी की शक्ल तक नहीं देखी। उसके तो कान पे जूं तक रही थी कि भाई बार बार ये शिकायत करे, एक बार जाके तो देख ले क्या प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा। हम तो बार बार निगम से कहते हैं, लेकिन कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रास्ता जो ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है? हमेशा गली में लोग आते हैं जाते हैं, यही गंदगी में लोग हेल कर जाए आया करेगा, बच्चे बीमार पड़ेगा, खुद बीमार पड़ेगा। ये अच्छा गप है का? गुरुग्राम के वार्ड नंबर 10 में यह हालत बनी हुई है, जहां कई सालों से सीवर का पानी गली से बाहर नहीं निकल पाता है, जिसके चलते स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड नंबर 10 के लोगों का कहना है कि मामले को लेकर उन्होंने कई बार शिकायत की है, पार्षद को इसकी जानकारी दी है, नगर निगम के अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते लोग काफी परेशान हैं। और तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे अपनी टीवी स्क्रीन पर, किस तरीके से ये गली की हालत है। जगह जगह पानी जमा हुआ है और गंदगी का ढेर गली में लगा हुआ है। दिल्ली में मंकीपॉक्स का मामला सामने आने के बाद अब फरीदाबाद जिला स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। इसको लेकर नागरिक अस्पताल के सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने निजी अस्पतालों को भी पत्र जारी कर उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है, तो वहीं सरकारी अस्पताल में भी तैयारी कर ली गई है। सीएमओ डॉक्टर विनय गुप्ता ने बताया कि यह मंकीपॉक्स मुंह, नाक और आंख के रास्ते एक दूसरे में फैलता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि मंकीपॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। सावधानियां जरूर बरतें ताकि आप खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रख सकें। तो मंकीपॉक्स वायरस के लक्षण हम आपको बता रहे हैं। बार बार तेज बुखार आना, ये मंकीपॉक्स वायरस के लक्षण है। संक्रमण आमतौर पर 14 से 21 दिन तक ही रहता है। त्वचा, आंख, नाक और मुंह के माध्यम से वायरस शरीर में प्रवेश करता है। संक्रमित जानवर के काटने से और उसके खून से भी मंकीपॉक्स वायरस शरीर में इंजेक्ट कर सकता है। हाथों को बार बार धोएं। मंकीपॉक्स से बचाव के ये तरीके हैं। जिन व्यक्तियों के शरीर पर छाले हैं उनसे दूरी बनाकर रहें। मंकीपॉक्स वायरस से कैसे बचाव हो सकता है ये हम आपको बता रहे हैं। संक्रमित व्यक्ति के खाने पीने के बर्तन अलग रखें। संक्रमित व्यक्ति के कपड़ों को इस्तेमाल में ना लें। संक्रमित व्यक्ति या मंकीपॉक्स के लक्षण होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। संक्रमित व्यक्ति को इलाज पूरा होने तक खुद को आइसोलेट रखना चाहिए। दिल्ली में मंकीपॉक्स का मामला सामने आया है, जिसके बाद फरीदाबाद में भी जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और फरीदाबाद के सीएमओ ने पत्र लिखकर जो निजी अस्पताल हैं जिले में उनको भी सचेत किया है और उन्हें भी तैयार रहने के लिए कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मंकीपॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहें और इससे अपना बचाव करें। मंकीपॉक्स को लेकर फरीदाबाद के सीएमओ का कहना है कि
मंकी पॉक्स से बचाव और सतर्कता ही इससे बचने का सबसे बड़ा हथियार है। दिल्ली में मंकी पॉक्स का मामला सामने आया है, जिसके बाद फरीदाबाद में हेल्थ विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग भी टेंशन में आ गया है कि आखिर मंकी पॉक्स अब करीब आता जा रहा है। मंकी पॉक्स के मामले ने टेंशन बढ़ा दी है फरीदाबाद में स्वास्थ्य विभाग की, जिसको लेकर सीएमओ ने पत्र लिखा है निजी अस्पतालों को भी, और जो सरकारी अस्पताल हैं उन्हें भी पूरी तरीके से तैयार रहने के लिए कहा गया है कि अगर कोई मामला मंकी पॉक्स का सामने आता है तो इससे बचाव किया जाए। वहीं सीएमओ ने तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए हैं मंकी पॉक्स से बचाव के लिए, और लोगों से कहा है कि सतर्कता ही बचाव है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संजय गुप्ता हमारे साथ फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं। जी संजय, क्या कुछ अहम जानकारी है खबर को लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए आज हमने सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की, हालांकि हमारी उनसे औपचारिक रूप से बात नहीं हो पाई, लेकिन फोन पर उनसे जानकारी हमने ली तो उनका साफ तौर पर कहना था मंकी पॉक्स की तैयारी के लिए फरीदाबाद प्रशासन, बादशाह खान प्रशासन पूरी तैयार है। और इससे पहले लगातार जब भी हमने मंकी पॉक्स के बारे में, जैसे ही 3 मामले केरल में आए थे, तभी हमने प्रशासन से बात की। उनका साफ तौर पे कहना था कि हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। कोरोना काल में भी हमारी तैयारियां पूरी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महामारी एकदम फैलती है, चाहे वो कोरोना काल की बात करें या मंकी पॉक्स की बात करें, तो प्रशासन के हाथ पांव भूल जाते हैं। आज जब हमारी सीएमओ विनय गुप्ता से बात हुई, हमारे एक साथी की बात हुई, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि हम पूरी तरह इस आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो हमें कम से कम हमारा साथ दें, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण है कि विदेशों से जो मरीज आते हैं, अगर हम बात करें फरीदाबाद के कुछ हॉस्पिटलों की, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, तो वहां पे जो मरीज आते हैं वो हमें कोऑपरेट करें, वो हमें बताएं कि ये आदमी विदेश से आया है, ये मरीज विदेश से आया है, इसमें ये लक्षण है, तो उनमें सुधार किया जा सकता है। हालांकि उनका साफ तौर पर कहना था कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है वो इतनी घातक नहीं है जितनी घातक कोरोना थी। जी संजय, कोरोना भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही मंकी पॉक्स भी सामने आ रहा है, तो इसको लेकर, इन दोनों बीमारियों को लेकर कैसे बचाव हो? एक साथ दोनों बीमारियां अब सामने आ रही हैं, क्या इसको लेकर आपकी बात हुई थी सीएमओ से? देखिए बिल्कुल, जैसे कि पहले बता रहा था कि औपचारिक रूप से जो भी हम जैसे बाइट लेते हैं तो वो हम बाइट लेने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अस्पताल प्रबंधन पूरी तरह बिल्कुल तैयारियों में जुटा हुआ है। उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी नागरिक को डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से कोरोना का पहला काल आया था और लोग पैनिक हो गए थे, इस तरीके से जिस तरीके से अब ये मंकी पॉक्स का दिल्ली में पहला मामला आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 1 से 2 हफ्ते में ये पेरासिटामोल की दवाई दी जाती है और ये सारा जो ये बीमारी है ये खत्म हो सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन इस चीज से डरा हुआ है, जिस तरीके से कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, या हम बात करें फरीदाबाद जो प्रशासन है, बात करें हरियाणा सरकार की फरीदाबाद और पलवल जिलों की, तो प्रशासन पूरी तरह तैयार है बिल्कुल इस बीमारी से निपटने के लिए। हालांकि दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीके हॉस्पिटल जो कि जिले का सबसे बड़ा, शुक्रिया संजय, काफी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो फरीदाबाद में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग का प्रशासन लगातार अलर्ट है मंकी पॉक्स का मामला दिल्ली में सामने आने के बाद, और सीएमओ ने तमाम दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम लोगों के लिए जारी कर दिए हैं। प्राइवेट अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों दोनों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया गया है। वहीं फरीदाबाद एनआईटी के विधायक नीरज शर्मा विधायक कुलदीप वत्स के समर्थन में आ गए हैं। नीरज शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को अपने मन की बात रखने का अधिकार है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक कुलदीप वत्स ने सिर्फ ये सवाल उठाया है कि आखिर वो काली भेड़ कौन सी थी जिसके चलते राज्यसभा सीट नहीं जीत पाए।
बता दें कि इस मामले को लेकर कुलदीप वत्स ने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल पर ही सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि विवेक बंसल की यह जिम्मेदारी थी कि वे देखें कि सभी विधायकों ने वोट सही डाले हैं या नहीं, या फिर गलती आखिर कहां हुई है। और राज्यसभा चुनाव में मिली हार को लेकर प्रदेश कांग्रेस में रार लगातार बढ़ती जा रही है। पहले कुलदीप वत्स ने, जो प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, विवेक बंसल, उन पर सवाल खड़े किया और उसके बाद अब फरीदाबाद एनआईटी के विधायक भी कुलदीप वत्स के समर्थन में आ गए। उन्होंने ये कहा कि कुलदीप वत्स ने जो सवाल उठाए हैं वो सही है और विवेक बंसल की यह जिम्मेदारी थी कि वो देखे कि वोट विधायक कैसे दे रहे हैं, वो ठीक से वोट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था हरियाणा प्रदेश में। खबर झज्जर से है, जहां बीते दिनों चोरों ने दिल्ली पुलिस में कार्यरत एएसआई के मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें लगभग 61 तोला सोना, 1 किलो चांदी और नकदी चोरी किया गया था। पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए 2 टीमों का गठन किया है। डीएसपी राहुल देव ने कहा कि चोरी की वारदात को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सजग है। जो वारदात घटी उसके लिए 2 टीमें बनाई गई हैं जो चोरों का सुराग लगाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि यह किसी शातिर चोर गिरोह का काम है जो इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सीसीटीवी ना होने की वजह से भी चोरों को पकड़ने में दिक्कतें आ रही हैं। अपडेट ये है कि हमने इसकी 2 टीमें बनाई है, एसएचओ की और सीआईए की, और ये मेरी उसमें सुपरविजन में काम करेंगे। अभी ये मौका हमने दोबारा देखा है, कुछ लोगों पे हमें शक भी है और जल्द से जल्द चोरी को ट्रेस करेंगे जी। खबर झज्जर से है, जहां बीती रात के एमपी हाईवे पर हादसा हो गया जिसमें गाड़ी चालक की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार समस्तीपुर गांव का रहने वाला मुकेश साहनी मानेसर से लुधियाना की तरफ जा रहा था, जहां के एमपी पर बेतरतीब तरीके से खड़े वाहनों से उसकी गाड़ी की सीधी टक्कर हो गई, जिस कारण की मौके पर ही गाड़ी चालक की मौत हो गई। वहीं सूचना के आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया गया है। वहीं शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया गया और फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। झज्जर में सोमवार को भूतपूर्व सैनिक जमा हुए और अपनी मांगे रखी। उन्होंने मांगे रखते हुए कहा कि झज्जर जिला स्तर पर ही जिला सैनिक बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। दरअसल भूतपूर्व सैनिकों का कहना है कि झज्जर में जो जिला सैनिक बोर्ड की इमारत बनी हुई है वो जर्जर अवस्था में है और उसे कंडम घोषित किया जा चुका है। इसी को लेकर सरकार ने साल 2019 में 8 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनाने के लिए लगभग 77 करोड़ रुपए पास किए थे। उन्होंने कहा कि अब सरकार और प्रशासन जिला सैनिक बोर्ड को झज्जर से शिफ्ट करके बहादुरगढ़ में स्थापित करने की योजना बना रहा है, लेकिन इससे बुजुर्ग भूतपूर्व सैनिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये जी हमारे भूतपूर्व सैनिक तमाम इकट्ठा हुए हैं, जो हमारा जिला सैनिक बोर्ड झज्जर का है ना, उसको गवर्नमेंट प्लान बना रही बहादुरगढ़ शिफ्ट करवाने की। उधर से सैनिक बोर्ड तो है नहीं, एक रेस्ट हाउस है उसके अंदर, क्योंकि ये बिल्डिंग कंडेम हो चुकी है। हमने अप्लाई कराया था पैसे के लिए, पैसा भी सैंक्शन होगा 12.5 करोड़ रुपया। उसके बाद भी ये बोले नहीं, बोला पैसा नहीं, बोले आपको उधर शिफ्ट करना पड़ेगा। खबर झज्जर से है, जहां छुड़ानी गांव में मातन लिंक ड्रेन में अधिक पानी आने से ड्रेन टूट गई, जिससे करीब सैकड़ों एकड़ धान की फसल जलमग्न हो गई है। दरअसल मातन लिंक ड्रेन पिछले 40 सालों से छुड़ानी गांव के किसानों के लिए सिरदर्द बनी हुई है।
वहीं ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय बिजली जाने की वजह से लिंक ड्रेन से पानी की लिफ्टिंग बंद हो गई और ड्रेन ओवरफ्लो होकर टूट गई। किसानों ने ड्रेन का निर्माण सही तरीके से नहीं कराने का आरोप भी लगाए हैं। वहीं एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। इस बीच सिंचाई विभाग की मैकेनिकल डिवीजन के एसडीओ पंकज दहिया भी मौके पर पहुंचे और एसडीएम ने सिविल और मैकेनिकल विभाग के अधिकारियों को लिंक ड्रेन को मजबूत करने और पानी लिफ्ट करने के लिए मोटर की प्रॉपर व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। झज्जर के लघु सचिवालय में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे और सरकार की ओर से लिए गए शामलात देय भूमि को पंचायत में देने के फैसले का विरोध किया। किसानों का कहना है कि शामलात देय भूमि आजादी के पहले से ही काश्तकारों और ग्रामीणों की होती है, लेकिन अब सरकार इसे पंचायतों को सौंपने का आदेश जारी कर रही है। इसको लेकर किसानों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने इस फैसले को तुरंत प्रभाव से वापस लेना होगा, अन्यथा किसान शीघ्र कोई बड़ा आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो सरकार ने किसानों के साथ जो नाइंसाफी की है उसके लिए आए हैं। जो श्यामलात दे की जमीनें हैं, जुमला मुस्तफा की जमीनें हैं, श्यामलात दे खरस रसद की जमीनें हैं, उनको सरकार पंचायती दे में देना चाहती है। लेकिन ये शुरू से ही आज़ादी से पहले से लेकर आज तक किसानों ने इस पर काश्तकार की है, इन्हीं की खरीद फरोख्त की है, इन्हीं को गहने दिया है। वहीं झज्जर के मुख्य बिजली घर पर बिजली कर्मचारियों की बैठक हुई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में कर्मचारियों ने विभाग और सरकार विरोधी नारे लगाए। मीटिंग में आए मुख्य प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बंसीलाल ने बताया कि सरकार को वे कई बार लिखित रूप से अपनी समस्याओं को बता चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। बैठक में कर्मचारियों ने हरियाणा सरकार को 30 सूत्रीय मांग पत्र दिया हुआ है और हरियाणा कौशल रोजगार योजना को बंद करवाने के लिए मांग पत्र भी दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई समाधान नहीं निकाला गया है और न ही सरकार ने मीटिंग का निमंत्रण दिया है। बिजली कर्मचारियों ने एसडीएम से लेकर मैनेजिंग डायरेक्टर तक अपने ज्ञापन को सौंपे हैं और प्रदर्शन भी किया है, लेकिन फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई है। अब अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन और तेज होगा। वहीं प्रदेश की सरकार द्वारा चलाई गई मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य घटते हुए जलस्तर को कम करना है। प्रदेश सरकार ने पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने की कोशिश की है और धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें जैसे कपास, मक्का या दलहन की फसल उगाने पर सरकार किसानों को 7,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के तौर पर दे रही है। मेरा पानी मेरी विरासत के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई रखी गई है। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वो पानी की बचत करें और सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ उठाएं। वहीं पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों में जागरूकता भी ज्यादा देखी जा रही है और कई किसान पंजीकरण के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत स्कीम का मुख्य उद्देश्य ये है कि घटते हुए जल स्तर को ठीक करने के लिए सरकार द्वारा पानी बचाने वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए धान को छोड़कर उसके लिए प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। इसमें प्रति एकड़ जो भी किसान धान की फसल को छोड़कर अन्य फसलें लगाएगा, मुख्यतः कपास, मक्का या दलहन की फसलें जो किसान लगाएगा उसको 7,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके लिए अंतिम तिथि
31 जुलाई है, तो सभी किसान भाई इसमें आगे बढ़े और इसमें अभी तक हमारा लक्ष्य 50% के करीब पूर्ण हुआ है। अपराध और जाम को रोकने के लिए सोनीपत पुलिस प्रशासन ने मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके चलते सोनीपत शहर को 2 जोन साउथ और नॉर्थ में जोन में बांट दिया गया है और हर 1 किलोमीटर पर एक राइडर गश्त के लिए लगाया गया है। दोनों जोन के 2 इंस्पेक्टर नियुक्त किए गए हैं और वहीं इन जोन में 5 जोनल ऑफिसर भी लगाए गए हैं। पुलिस का कहना है कि इससे लोगों को रोज लगने वाले ट्रैफिक जाम का सामना नहीं करना होगा और साथ ही शहर में बढ़ती जा रही चेन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को भी रोकने में मदद मिल सकेगी। देखिए, जो शहर का ट्रैफिक है सोनीपत का, उसको सही चलाने के लिए हमने कई प्रयास करे हैं और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी एफर्ट्स करे हैं। काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हमने ट्रैफिक में कर रखा है, ट्रैफिक पुलिस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ाई है। उसके अलावा हमने ट्रैफिक को 2 जोन्स में बांटा है, शहर को 2 जोन्स में हमने बांटा है और दोनों जोन्स में एक इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी लगाया है। उनको हमने फर्दर सब डिवाइड किया है सब जोन्स में, जिसमें हमने एक NGO स्तर का अधिकारी लगाया है और उन सबको गाड़ियाँ भी मुहैया कराई हैं। उसके अलावा हमने करीब 24 बाइक्स शहर में चलाई हैं और ये प्रयास किया है कि सभी बाइकों को 1-1 किलोमीटर का एरिया मिले। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए हर खबर के साथ।